Assalamu alaikum. I am Dr. Fatma Makki, your biology teacher from Fahim Abbasi Students Corner. आज हम पढ़ेंगे FSC Biology Part 1 बुक से चैप्टर नंबर 6 which is about the kingdom Protista या इसको हम प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन आप 5 किंगडम सिस्टम में पढ़ चुके हैं। एक दफ़ा इसको फिर देख लेते हैं। देखिए, जब दुनिया में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी तो सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ज़मीन पर मौजूद थे वो थे बैक्टीरिया, ठीक है। और बैक्टीरिया थे यूबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया। और फिर इन बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया थे ये प्रोकैरियोटिक थे, और फिर इन बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकैरियोटिक थे, जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस था, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस थे। तो जो सबसे सिंपल यूनिसेलुलर या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो इवॉल्व हुए थे वो थे प्रोटिस्टा। और फिर इन प्रोटिस्ट से 3 जो किंगडम्स हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की और फंजाई की, वो इन प्रोटिस्ट से इवॉल्व हुई हैं। प्लांट्स के इंसेस्टर्स भी प्रोटिस्ट हैं, एनिमल्स के भी और फंजाई के भी, ठीक है। अब इन तीनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना वो इस प्रोटिस्टा किंगडम में पाए जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है दिस इज वेरी डाइवर्स, इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अभी हम इसको आगे चल के देखेंगे इनकी डाइवर्सिटी को। तो प्रोटिस्ट्स आर द एंसेस्टर्स ऑफ ऑल द 3 किंगडम्स ऑफ यूकैरियोट्स लाइक प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं प्रोटिस्ट्स, कोलोनियल भी हो सकते हैं या सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। और इनमें यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। लेकिन ये प्लांट्स और एनिमल्स से डिफरेंट होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स? कि प्लांट्स और एनिमल्स में जब आपको पता है डेवलपमेंट होती है तो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो में ब्लास्टुला स्टेज होती है, और भी स्टेजेस, मोरूला, ठीक है, गैस्ट्रुला स्टेजेस होती हैं। तो ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है ये प्रोटिस्ट्स में मौजूद नहीं होती। इसके अलावा इनमें कुछ प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, यानी कुछ ये फोटोसिंथेटिक होते हैं जैसे कि एल्गी। एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जैसे कि ये मूवमेंट कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं। लेकिन ये डिफरेंट भी, लेकिन ये बिल्कुल प्लांट और एनिमल से आइडेंटिकल नहीं होते, उनसे डिफरेंट है। अच्छा, इसके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स हैं जो कि हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनमें आ जाते हैं सिंगल सेल प्रोटोजोन्स, यूनिसेलुलर एल्गी, मल्टीसेलुलर एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स एंड वर्माइकोट्स। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है इनका? सबसे पहले जॉन हॉग ने 1861 में इनके लिए जो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा है ये प्रपोज की थी। फिर अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में इस किंगडम को प्रपोज किया था, not only for eukaryotic organisms but also for prokaryotes। यानी अर्नेस्ट हैकल ने यह कहा था कि किंगडम प्रोटिस्टा में यूग्लेना की तरह की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ रहे हैं जिनमें प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी हैं और एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी हैं, और ये यूकैरियोटिक है। प्लस इसमें बैक्टीरिया भी आते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक हैं। उसके बाद फिर जो बैक्टीरिया थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में एक सेपरेट ग्रुप दे दिया गया। स्टिल ये इंक्लूड किंगडम प्रोटिस्टा में ही होते थे, लेकिन इनका एक ग्रुप बना दिया गया, ग्रुप मोनेरा, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया आते हैं जी। हर्बर्ट कॉपलैंड ने फिर लेटर ऑन ही एलिवेटेड प्रोकैरियोट्स टू किंगडम स्टेटस। उन्होंने फिर ग्रुप मोनेरा को किंगडम मोनेरा में मॉडिफाई कर दिया और इस तरह से प्रोकैरियोट्स को प्रोटिस्ट से सेपरेट कर दिया। देन रॉबर्ट विटेकर इन 1969 इन्होंने इस किंगडम को यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए सेलेक्ट किया था, और करंटली इसमें यूनिसेलुलर के अलावा सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स भी इंक्लूडेड हैं। डाइवर्सिटी, जिसको हम पहले अभी मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, और इनसे इसीलिए 3 डाइवर्स और डिफरेंट किस्म के जो किंगडम्स हैं यूकैरियोट्स की वो इनसे इवॉल्व हुई हैं, यानी प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई। तो ये डाइवर्सिटी किस में आती है? इनके साइज और स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी है, इनके मीन्स ऑफ लोकोमोशन में, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इनमें डाइवर्स पाया जाता है, इनकी इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्स बहुत डिफरेंट किस्म की हैं, हैबिटेट, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनकी डाइवर्सिटी की बेस पे प्रोटिस्ट्स को पॉलीफाइलेटिक ग्रुप कंसिडर किया जाता है। अब देखते हैं कि पॉलीफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है। एक टर्म है मोनोफाइलेटिक। मोनोफाइलेटिक होता है, मोनो मीन्स 1, ठीक है। और मोनोफाइलेटिक एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका एंसेस्टर एक ही हो, ठीक है, जिसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स उस ग्रुप में पाए जा रहे हैं उन सबका एंसेस्टर एक ही हो।
और लेकिन जो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप होता है वो एक ऐसा ग्रुप होता है कि जिसके अंदर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जा रही है कि उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा मुख्तलिफ हैं कि वो हम उनके बारे में ये कहेंगे कि वो किसी एक एनिमल से इवॉल्व नहीं हुए बल्कि उनके एक से ज़्यादा एंसेस्टर्स थे। ठीक है, इसको कहा जाता है पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम शो की हुई है, इसमें बस हम थोड़ा सुपरफिशियल सा इंट्रोडक्शन देखेंगे क्योंकि डिटेल से हमने इसको आगे जाके देखना है अभी। तो देखेंगे जैसे राइजोपोड्स आ जाते हैं, इनमें स्यूडोपोडिया होते हैं लोकोमोशन के लिए। ठीक है, ये हेट्रोट्रॉफिक हैं। फिर ये आ जाते हैं क्राइसोफाइटा, रोडोफाइटा का ग्रुप है, ये फोटोसिंथेटिक हैं, फूड बना सकते हैं। सिलियोफोर आ जाते हैं, इनमें सिलिया होते हैं लोकोमोशन के लिए होते हैं, ये भी हेट्रोट्रॉफिक है। एपिकॉम्प्लेक्सेंस ये मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं, ये मूव भी नहीं करते। ओमाइकोटा ये फंजाई लाइक होते हैं, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और इनमें भी मोबिलिटी नहीं होती। तो एक ही किंगडम में इतनी डाइवर्सिटी पाई जा रही हो तो उसको फिर या एक ही फाइलम में अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जा रही हो तो हम कहेंगे कि इस फाइलम या इस किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो एक से ज़्यादा एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, इसीलिए वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा डिफरेंट या अनरिलेटेड हैं। ठीक है, तो इनकी डाइवर्सिटी की बेस पे इनको दे आर रिगार्डेड एज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। और मार्गुलिस और श्वार्ट्ज इन्होंने 27 फाइला जो हैं इस किंगडम में बताए हैं। ठीक है, कि इस किंगडम में तकरीबन 27 फाइला बनते हैं और यानी आप देख सकते हैं कि उन 27 फाइला की जो मेंबर्स हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक दूसरे से डाइवर्स है, तभी उनको अलग अलग फाइलम में कैटेगराइज किया गया है। जी, अभी एक सिंगल सेल्ड सिलिएटेड प्रोटोजोन शो किया गया है आपकी बुक में। और इसी तरह ये जाइंट ब्राउन एल्जी है कैल्प्स, जिसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे एल्जी के टॉपिक में। और ये है स्लाइम मोल्ड्स, ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स हैं। अब हम देखते हैं मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का सबसे पहले जो ग्रुप आता है वो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स। एज आई मेंशन्ड कि इनसे एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई तीनों किंगडम्स इवॉल्व हुई हैं। तो इसमें कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो एनिमल लाइक हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्लांट लाइक हैं और कुछ ऐसे हैं जो फंजाई लाइक हैं। पहले हम पढ़ेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स को। ये प्रोटोजोआ कहा जाता है इस ग्रुप को और ये यूनिसेलुलर होते हैं और इनमें एंडोसाइटोसिस से फूड इंजेस्ट होता है। इस टर्म को आप बहुत डिटेल से देख चुके हैं दी सेल के चैप्टर में। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड बाय द सेल बाय इनफोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ अ वेसिकल और वैक्यूल। ठीक है, ये फूड है, जब ये करीब आता है तो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड करती है और वो इस फूड के अराउंड एक वैक्यूल बना देती है। इसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। अब प्रोटोजोआ के ग्रुप्स देखते हैं, डिटेल से हम इनको आगे देखेंगे। कॉमन नेम देख लेते हैं, इनके अमीबे हैं। अमीबा से आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं अमीबा, एंटमीबा इन और ज़ूओफ्लैजिलेट्स, इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं ट्राइपेनोसोमा, यूक्लेना। एक्टिनोपोड्स में आ जाते हैं रेडियोलेरियंस। फोरामिनिफेरा में फॉरेंस आते हैं। एपिकॉम्प्लेक्सेंस में प्लाज्मोडियम है और सिलिएट्स में आते हैं पैरामीशियम, वर्टिसिला और स्टेंटर। अब आप देख सकते हैं कि जो अमीबे हैं, एक्टिनोपोड्स और फोरामिनिफेरेंस हैं, इन तीनों में लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया है। ज़ूओफ्लैजिलेट्स में फ्लैजिला है, सिलिएट्स में सिलिया है, जबकि एपिकॉम्प्लेक्सेंस में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन मौजूद नहीं है। तो इससे आपको आइडिया हो सकता है कि ये जो प्रोटोजोआ है इनके अपने ग्रुप में भी कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। जी, इसमें प्रोटोजोआ का सबसे पहला जो ग्रुप है दैट इज अमीबे। ये फ्रेश वाटर, मेरीन में भी पाए जाते हैं, सोयल में भी होते हैं। इसके अलावा ये कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं। इनके अंदर फ्लैजिला मौजूद नहीं होते बल्कि लोकोमोशन के लिए स्यूडोपोडिया होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्मिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक अमीबा है, इसमें आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं जिनको स्यूडोपोडिया कहती हैं। जब एक प्रे इनके करीब आता है, मेम्ब्रेन के करीब आता है, तो ये जो स्यूडोपोडिया होते हैं ये इनलार्ज होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में अमीबा ने मूव करना होता है। ठीक है, स्प्रे की तरफ मूव करना है तो स्प्रे की तरफ ये देखें, ये अपने स्यूडोपोडिया को बढ़ाता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है साइज में, और फिर ये उस फूड के अराउंड एक्सटेंशंस बना रहे हैं स्यूडोपोडिया, और फाइनली फिर ये उस फूड को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको स्यूडोपोडिया का फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब इंटरनल पैरासाइट्स के तौर पे भी ये सर्वाइव करते हैं, जैसे कि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है, ये ह्यूमन पैरासाइट है और इसमें अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करता है। ये अमीबा का जनरलाइज स्ट्रक्चर है एंड यू माइट बी फैमिलियर विद इट। देखिए, इसमें स्यूडोपोडिया है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, फूड वैक्यूल है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, और इसके अलावा फूड बीइंग इनगल्फ्ड बाय स्यूडोपोड्स शो किया गया है। नेक्स्ट, अच्छा, अब जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं
जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर आपसे बात की जाए प्रोकैरियोट्स में सबसे पुराने या एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट्स कौन से हैं, तो आप बताएंगे आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में अगर हम कहें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुराना यूकैरियोट है, ठीक है, तो वो आता है जाइंट अमीबा, जो यहाँ पे शो किया हुआ है। जाइंट अमीबा पीलोमिक्सा पेलोस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। इट मे बी द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल यूकैरियोटिक लाइफ फॉर्म्स। आप देखिए इसके अंदर आपको ब्लैक कलर के बहुत सारे सर्कल्स नजर आ रहे हैं, बॉडीज नजर आ रही हैं, ये बेसिकली इनके मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्ली हैं, ठीक है। इनके अंदर मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्ली तो पाए जाते हैं, लेकिन इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं है। और ये जो जाइंट अमीबाज हैं, इनके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मीथेन को डिग्रेड करके उससे एनर्जी हासिल करते हैं, तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया इनको कहा जाता है, उनसे ये एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया इनके अंदर ही रहते हैं, और इस तरह जाइंट अमीबा का मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। एक तो ये उनको फूड देता है, दूसरा इन बैक्टीरिया की वजह से ये जो जाइंट अमीबा है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के भी काबिल है, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स की जब बॉटम में पाए जाते हैं, मड में, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डिग्रेडेशन करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द जाइंट अमीबा। नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है प्रोटोजोआ या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स में। इनको एनिमल लाइक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनके अंदर लोकोमोशन होती है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है ज़ूफ्लैजिलेट्स की। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इनके अंदर फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन है। ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं या कुछ कोलोनियल भी होते हैं, और ये स्फेरिकल या इलोंगेटेड बॉडीज होती हैं। सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस होता है इनमें, और बहुत सारे विप लाइक फ्लैजिला होते हैं, यानी चाबक की तरह, जैसे हंटर होता है ना, और जो ये इनकी मूवमेंट भी बिल्कुल विप की तरह, विप लाइक होती है। अब फ्लैजिला जो है इनके मोस्टली एंटीरियर एंड पे मौजूद होते हैं, और इन फ्लैजिला की मदद से ये फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं, और ये अपने एक्सिस के अराउंड भी मूव कर सकते हैं। इनकी एक एग्जांपल आपकी बुक में दी है ट्राइकोनिम्फास, और इनमें हंड्रेड्स ऑफ फ्लैजिला होते हैं। ये टर्माइट के गट में रहते हैं। आपको पता है जो टर्माइट होती है दीमक, ये वुड पे फीड करती है, तो वुड को ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो इनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है टर्माइट्स के साथ। ये ट्राइकोनिम्फा का स्ट्रक्चर मैंने डिटेल से दिखाया हुआ है, और ये इसमें आप फ्लैजिला देख सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ फ्लैजिला है अराउंड इट्स बॉडी, और ये इसका इंटीरियर पार्ट है जिसके अराउंड फ्लैजिला मौजूद है और पीछे तक एक्सटेंड हो रहे हैं जी। इनका मोड ऑफ फीडिंग आ जाता है इंजेस्शन और एब्जॉर्प्शन। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बायोट्स भी हो सकते हैं, या पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इनमें अभी हम देखते हैं इनकी फर्दर टाइप्स, ट्राइकोनिम्फास, ट्राइपेनोसोमा और कॉनोफ्लैजिलेट्स। अब सिम्बायोट्स की एग्जांपल क्या आ जाती है, ट्राइकोनिम्फास, ये सिम्बायोटिक ज़ूफ्लैजिलेट्स की एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरासाइटिक फ्लैजिलेट। इसमें एग्जांपल आती है ट्राइपेनोसोमा की। ये आपकी बुक में डायग्राम है जिसमें इनको शो किया गया है, और इसका डिटेल स्ट्रक्चर ये है। ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी है ये, जो कि ह्यूमन पैरासाइट है, और ये अफ्रीकन स्लिपिंग सिकनेस डिजीज कोज करता है। ये जो ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी है, इसके दो होस्ट होते हैं, एक सिट्सी फ्लाई और एक इसमें सिट्सी फ्लाई में भी मौजूद होता है और ह्यूमन में भी। ह्यूमन में ये डिजीज कोज करता है, और सिट्सी फ्लाई को ये एज अ वेक्टर यूज करता है। आपको पता है ना, वेक्टर कहते हैं हम कैरियर को, कि वेक्टर इसको ट्रांसफर करता है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। और इट इज ट्रांसफर्ड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड सिट्सी फ्लाई। ऐसी सिट्सी फ्लाई जिसके अंदर ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी है, एंड इट हैपेंस टू बाइट अ हेल्दी ह्यूमन, तो उस इट विल ट्रांसफर ट्राइपेनोसोमा इन दैट ह्यूमन। अच्छा, स्लीपिंग सिकनेस जो है ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें स्लिपी कंडीशन होती है। आमतौर पर जब आप सोते हैं तो आपको बड़ी मजे की नींद आती है, लेकिन स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसी डिजीज है जिसमें स्लीपी कंडीशन तो होती है, बट दैट इज वेरी मच डिस्टर्बिंग। इसमें पेशेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड स्लीपी कंडीशन में होता है। नेक्स्ट आते हैं जी कॉनोफ्लैजिलेट्स। कॉनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये ना तो सिम्बायोट्स होते हैं और ना ही ये पैरासाइटिक होते हैं, बल्कि ये दे आर फ्री लिविंग, और ये ससाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते। ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं या मेरीन में भी। आप देख सकते हैं एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच है, और इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 फ्लैजिला शो किए हुए, और फ्लैजिला के अराउंड एक स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया हुआ है जिसको कहा जाता है कॉलर। ये एक डेलिकेट कॉलर होता है जो फ्लैजिला को सराउंड करता है, और ये इस तरह के जो कॉलर सेल्स हैं ये स्पॉन्जेस में भी पाए जाते हैं। तो कॉनोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये स्पॉन्जेस के एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये रिजेंबल, कॉलर सेल्स की वजह से ये रिजेंबल करते हैं स्पॉन्जेस से। थर्ड ग्रुप जो प्रोटोजोआ में आता है दैट इज सिलिएट्स, और सिलिया से इनको ये नाम दिया गया है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग होती है पैलिकल, जो इनको डेफिनेट और चेंजेबल शेप देती है। सिलिया जो है इनमें मौजूद होते हैं, ये थाउजेंड्स में होते हैं। जो फ्लैजिला है ये बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है इनका, लेकिन ये जो सिलिया है एज कम्पेयर टू फ्लैजिला ये छोटे छोटे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं।
और ये फ्लैजिला तो तादाद में सिलिया से हमेशा कम होते हैं, सिलिया थाउजेंड्स इन नंबर होते हैं। और सिलिएट्स जो होते हैं ये ससाइल होते हैं और रॉक सरफेस के साथ अटैच रहते हैं। ससाइल का मतलब है जो मूव नहीं कर सकते। और ससाइल सिलिएट्स में एक एग्जांपल आती है स्टेंटर की, ये आपकी बुक में शो किया हुआ है स्टेंटर। ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर है जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस आपको शो कर दिया है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो स्टेंटर जो है एक ससाइल सिलिएट की एग्जांपल है जो नॉन मेटाइल होता है। अच्छा, अब अगर ये मूव नहीं करता तो इसके सिलिया किस काम के हैं? इसके ये जो सिलिया आपको नजर आ रहे हैं जिसकी माउथ ओपनिंग होती है उसके करीब होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये जब मूव करते हैं ना तो पानी में करंट्स प्रोड्यूस करते हैं। उन करंट्स की वजह से क्या होता है कि जो फूड, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं जिनसे ये एनर्जी हासिल कर सकते हैं, वो करंट्स की इन करंट्स की वजह से वो पानी जो है उन फूड पार्टिकल्स को लेके इनके माउथ या साइटोस्टोम वाले हिस्से में मूव करता है, ठीक है। तो ये जो सिलिया है स्टेंटर में, ये उसको मूवमेंट में हेल्प नहीं करते बल्कि ये वाटर करंट्स जनरेट करते हैं जो फूड को ड्रॉ करता है टूवर्ड्स देम। इसके अलावा मोटाइल सिलिएट्स में एग्जांपल आती है पैरामीशियम, जो आपने शायद माइक्रोस्कोप में भी देखा, इसको एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म भी पढ़ाया जाता है। तो इसमें सिलिया जो होते हैं उनकी बड़ी कोऑर्डिनेटेड फैशन में मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट की वजह से ये जो पैरामीशियम है ये फॉरवर्ड भी मूव कर सकता है, बैकवर्ड भी मूव कर सकता है और अपने एक्सिस के अराउंड भी मूव कर सकता है। इसकी जो मूवमेंट है ना, इसको आप कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से देखेंगे। और कोऑर्डिनेशन मूवमेंट इन स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में देखेंगे बहुत डिटेल से। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल बताई नहीं गई, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही कि कैसे मूव करते हैं। जी, मोड ऑफ फीडिंग है, बैक्टीरिया और दूसरे टाइनी प्रोटिस्ट्स को इंजेस्ट करते हैं और अंदर ले जाके उनको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, कैविटीज के अंदर। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं और फ्रेश वाटर सिलिएट्स जो होते हैं वो वाटर को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की मदद से बॉडी में रेगुलेट करते हैं। जी, न्यूक्लियन में दो तरह के होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये माइक्रो न्यूक्लियस है और ये मैक्रो न्यूक्लियस है। मैक्रो न्यूक्लियस एक ही होता है और लार्ज होता है, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं, दे आर मैनी इन नंबर। और जो माइक्रो न्यूक्लियस हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, यानी अगर एक क्रोमोसोम का पेयर क्रोमोसोम है तो का सेट है तो उसमें दो क्रोमोसोम, उस क्रोमोसोम की दो कॉपीज होंगी। इस कंडीशन को डिप्लॉयड कहा जाता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। जबकि मैक्रो न्यूक्ली जो होते हैं ये लार्ज होता है, सिंगल होता है और ये सेल की मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। और ये पॉलीप्लॉइड होता है। पॉलीप्लॉइड का मतलब होता है मेनी कॉपीज ऑफ अ क्रोमोसोम इन अ सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अगर एक सेट है क्रोमोसोम का जिसमें सिर्फ दो कॉपीज हैं तो उसको आप डिप्लॉयड कहते हैं। अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है जिसमें क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी है तो उसको, उस कंडीशन को आप हैप्लॉइड कहते हैं। और अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है जिसमें उस क्रोमोसोम की बहुत सारी कॉपीज हैं, दो से ज्यादा हैं, तो आप उस कंडीशन को पॉलीप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन के जरिए होती है, जो हम बैक्टीरिया में भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स दे कम क्लोज टुगेदर एंड एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, यहाँ पे शो किया हुआ है कि ये पैरामीशियम आपस में अटैच हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के जरिए और जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर रहे हैं। ये इनके कंजुगेटिंग इंडिविजुअल्स शो किए गए हैं। तो जब इनमें कंजुगेशन होती है तो जैसे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है, तो कंजुगेशन में माइक्रो न्यूक्ली जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल है ये ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरे सेल में। माइक्रो न्यूक्ली क्या करते हैं कि ये मेयोसिस के जरिए गैमेट्स बनाते हैं और फिर वो गैमेट्स दूसरे पैरामीशियम में जाते हैं और वहां जाके फिर उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, डिप्लॉयड माइक्रो न्यूक्ली बन जाता है। और जो रेसिपिएंट पैरामीशियम होता है उसका जो अपना पुराना माइक्रो न्यूक्ली होता है वो फिर डीजेनरेट कर जाता है। तो कंजुगेशन में मैक्रो न्यूक्लियस ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, बल्कि माइक्रो न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट सिलिएट्स। नेक्स्ट ग्रुप आता है फोरामिनिफेरेंस और एक्टिनोपॉड्स। अच्छा जी, ये मैरीन होते हैं, समुद्रों में रहते हैं और इनके इर्द गिर्द होल होता है, शेल या टेस्ट मौजूद होते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये शेल है, ये यहाँ पे एक बहुत डिफरेंट ये पैटर्न सा आपको नजर आ रहा है, ठीक है, डिजाइन नजर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये जो पैटर्न है ये शेल के अंदर होता है। शेल या टेस्ट्स होते हैं, होल भी जिसको कहा जाता है। फोरामिनिफेरेंस में ये कैल्शियम के बने होते हैं और एक्टिनोपोड्स में ये सिलिका के बने होते हैं। अब जो समुद्रों में अक्सर लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स होते हैं या चौक के बहुत बड़े बड़े जो डिपॉजिट्स होते हैं ना, वो इससे बनते हैं। फोरामिनिफेरेंस के जो टेस्ट्स हैं इनसे बनते हैं क्योंकि इनमें कैल्शियम होता है, चौक और लाइमस्टोन में भी कैल्शियम मौजूद होता है। अब इनके जो शेल्स होते हैं ना, इनके अंदर पोर्स होते हैं, उन पोर्स के जरिए इन जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं वो बाहर आती हैं, ठीक है, एक्सटेंड करती हैं और फिर वो स्टिकी होती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती हैं और स्टिकी होती हैं। तो जब भी कोई प्रे होता है इनका जो खाने जिसको एज अ फूड ये यूज करते हैं, जब वो इनके करीब आता है ना
तो ये अपनी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस को शेल के पोर्स में से बाहर प्रोजेक्ट करती हैं और फिर एक जाल सा बनाती है और उस जाल में उस प्रे को कैप्चर कर लेती हैं। इस तरह ये अपनी फूड को हासिल करती हैं। नेक्स्ट इज चाक फॉर्मेशन। जो डेड फोरामिनिफेरेंस हैं दे सिंक टू द बॉटम ऑफ ओशन और ये ग्रे मड बना देते हैं विच इज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू चॉक या लाइम डिपॉजिट्स। आप यहाँ देख सकते हैं फोरामिनिफेरेंस के टेस्ट जो इनमें ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिक पैटर्न्स आपको नजर आ रहे हैं और इनके अंदर ये पोर्स आपको नजर आ रहे हैं जिसके थ्रू ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस को एक्सटेंड करते हैं। और ये रेडियोलेरियंस हैं, ये एक्टिनोपोड्स की एग्जांपल है रेडियोलेरियंस। और ये इनका जो शेल है ये ज्यादा आपको ये ट्रांसपेरेंट सा नजर आ रहा होगा क्योंकि ये ग्लासी होता है, दे हैव ग्लासी शेल्स। जी नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारे पास प्रोटोजोआ का एपिकॉम्प्लेक्सेंस। एपिकॉम्प्लेक्सेंस जो है ये पैरासाइटिक प्रोटोजोआ का सबसे बड़ा ग्रुप है और ये सीरियस डिजीजेस लाइक मलेरिया कॉज करते हैं। इनके अंदर कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं होते, रादर दे मूव बाय फ्लैक्सिंग, यानी अपनी बॉडी को एक्सटेंड करके मूव करते हैं। ये फ्लैक्स करना होता है, एक्सटेंड करना। और इनमें एक स्टेज होती है, स्पोर स्टेज होती है। ये जो स्टेज होती है ना इसको इन्फेक्टिव स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में जो प्लाज्मा ये जो एपिकॉम्प्लेक्सेंस होते हैं ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इनके आमतौर पर 2 होस्ट होते हैं और इसकी एग्जांपल आ जाती है जिसको हम अभी डिटेल से देखते हैं प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कोज करता है, मलेरिया यू आर वेरी मच फैमिलियर विद मलेरिया। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट होते हैं, एक फीमेल मॉस्किटो है एनोफिलस और एक ह्यूमन बीइंग। तो सिम्टम्स क्या है आपको पता है मलेरिया की कि इसमें कपकपी तारी होती है, हाई फीवर होता है। ठीक है, तो चिल्स फॉलोड बाय हाई फीवर। अब हम देखते हैं इसका लाइफ साइकिल। जी सबसे पहले ये जो स्पोर स्टेज है ना, मैंने अभी आपको बताया कि इनके एपिकॉम्प्लेक्सेंस के लाइफ साइकिल में एक स्पोर स्टेज होती है। इस स्टेज में जो पैरासाइट है वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफर होता है। तो एनोफिलस मॉस्किटो जो है इसके बक्कल केविटी में इसका जो माउथ केविटी है इसके अंदर ये मौजूद होते हैं। ठीक है, स्पोर्स की शक्ल में। इन स्पोर्स को कहा जाता है स्पोरोजोइड्स। अब जब एक एनोफिलस जो है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब एक हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो ये ट्रांसफर कर देती है उसके ब्लड को। जब सक कर रही होती है तो उसके जो स्पोरोजाइट्स उसके माउथ में मौजूद होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में। और यहाँ से ये जाते हैं, दे टेक देयर वे टू द लीवर की तरफ ये अपना रूट बनाते हैं और लीवर सेल्स में जाकर क्या करते हैं कि ये एसेक्सुअली डिवाइड होते हैं, माइटोटिकली डिवाइड होते हैं। डिवाइड होके जब ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो एक लीवर सेल को बर्स्ट करते हैं, उसके बाद ये दूसरे लीवर सेल में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, और जब फिर फर्दर डिवाइड करते हैं और ये बनाते हैं मीरोजोइड्स। और ये मीरोजोइड्स जो हैं ये फिर एंटर होते हैं रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, एक रेड ब्लड सेल में एंटर होंगे, उसमें काफी ज्यादा तादाद में ये प्रोड्यूस होते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स की तादाद में प्रोड्यूस होते हैं। फिर जब एक रेड ब्लड सेल रप्चर कर जाता है तो दूसरे में एंटर होते हैं, दूसरे से तीसरे में एंटर होते हैं। और फिर ये जब रेड ब्लड सेल्स रप्चर कर जाते हैं तो इनके अंदर से निकलते हैं मीरोजोइड्स। ठीक है, अब ये जो मीरोजोइड्स हैं इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो गैमेटोसाइट्स में डेवलप हो जाते हैं। गैमेटो मीन्स गैमेट एंड साइट मीन्स सेल्स, ऐसे सेल्स जिनके अंदर गैमेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और गैमेटोसाइट्स होते हैं फिर जब एक नॉर्मल मॉस्किटो जो है वो एक आके एक इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करता है तो उस दौरान ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये फिर उसके उस एनोफिलस के माउथ में चले जाते हैं। ठीक है, उस ब्लड के मील के साथ। अब ये जो गैमेट्स हैं, गैमेटोसाइट्स के अंदर जो गैमेट्स हैं अभी इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, इनकी फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में नहीं होती, इनकी फर्टिलाइजेशन होती है मॉस्किटो के गट में। ठीक है, तो जब तक ये मॉस्किटो के गट में नहीं जाएंगे तब तक ये फर्टिलाइजेशन नहीं करते। और जब ये जो मलेरिया की सिम्टम्स हैं लाइक चिल्स एंड फीवर ये उस वक्त अपीयर होती हैं जब आरबीसीज बस्ट करते हैं और इनका वीरोसॉइड्स का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, उस टाइम सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होती हैं। Okay, now once the gametocytes have been entered into the gut of the mosquito, तो इसके गट में एग और स्पर्म की फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होती है और उससे बनते हैं जाइगोट। और फिर ये जो जाइगोट होता है इसके अंदर डेवलप होते हैं बहुत सारे, इसका जो न्यूक्ली होता है वो डिवाइड होकर बहुत सारे स्पोरोजोइड्स बना देता है। और वो स्पोरोजोइड्स जो होते हैं वो फिर इसके स्लैवरी ग्लैंड्स में आके बनते हैं, स्लैवरी ग्लैंड में आके स्पोरोजोइड्स बनेंगे और फिर ये जो ग्लैंड्स फिर ये ग्लैंड सेल से रिलीज होते हैं और जब ये मॉस्किटो किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो फिर उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम विच इज एन एग्जांपल ऑफ एपिकॉम्प्लेक्सेंस विच इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, और आगे अब हम देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कि आपको ये समझ आया है इस चैप्टर का ये हिस्सा या नहीं।
ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल प्रोटिस्ट फाइला इज दैट ऑफ ऑप्शन ए डायनोफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन बी ज़ूओफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन सी यूग्लिनॉइड, ऑप्शन डी वोमाइकोट्स। सेकेंड आता है जी, बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी मोस्ट बायोलॉजिस्ट रिगार्ड द प्रोटिस्टा किंगडम एज ऑप्शन ए मोनोफाइलेटिक, बी डाइफाइलेटिक, सी पॉलीफाइलेटिक, डी नॉन ऑफ द अबव। अब आप बताएंगे कि प्रोटिस्ट्स में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है प्रोटिस्ट्स की किंगडम में कि तो क्या आप इसको मोनोफाइलेटिक कंसिडर करेंगे, डाइफाइलेटिक कंसिडर करेंगे या पॉलीफाइलेटिक कंसिडर करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जब एक ग्रुप के मेंबर्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है तो फिर इसका मतलब है कि वो एक से ज्यादा एंसेस्टर्स से बने हैं, ठीक है, एक या दो एंसेस्टर्स से नहीं बल्कि उनके एंसेस्टर्स इससे ज्यादा हैं। आई थिंक अब आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। अ लार्ज पॉलीप्लॉइड मैक्रोन्यूक्लियस ऑफ सिलिएट्स कंट्रोल्स सेल, ऑप्शन ए मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी ग्रोथ, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी सेक्सुअल प्रोसेस। नेक्स्ट एमसीक्यू इज complex specialized flagellates with many flagella are option A trichonympha, option B trypanosoma, option C euglena, option D vorticella. Next question is, foraminiferans of the past have created vast deposits of option A marble, option B limestone, option C coal, option D none of the above. You know foraminiferans की जो shells या test होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं, तो आई थिंक अब आपको आंसर पता चल गया होगा। Next MCQ is parasitic protozoans that form spores at some stage in their life belong to which group? Option A ciliates, option B actinopods, option C diatoms, option D apicomplexes. Thank you so much.